TYBA के पेपर 8 के पाठ्यक्रम में निर्धारित भाषा की परिभाषा एवं उसकी विशेषताएं प्रश्न पर विचार करेंगे। मित्रों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इससे उसका एक दूसरे के संपर्क में आना स्वाभाविक है। संपर्क में आने पर आपस में विचार विनिमय करना होगा, विचारों का आदान प्रदान करना होगा। अब सवाल इस बात का है कि विचारों का आदान प्रदान जिससे होता है, मतलब जिस साधन से ये विचार विनिमय होता है, उसे हम भाषा विज्ञान की भाषा में कहें तो भाषा की संज्ञा दे देते हैं। मतलब विचार विनिमय के साधन को, विचार विनिमय के माध्यम को हम भाषा कहते हैं। इसी बात को अगर कहना हो तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि भावाभिव्यक्ति के साधन को सामान्य तौर पर भाषा कह दिया जाता है। विचार करने का विषय, भावाभिव्यक्ति के साधन को सामान्य तौर पर भाषा कह दिया जाता है। इस प्रकार अगर हम देखें तो पशु पक्षियों की बोली या प्राइमेट जगत की भाषा या मनुष्य के द्वारा इंगित किए गए इशारे आदि भी भाषा के अंतर्गत स्वीकार किए जाते हैं। इस तरीके से अगर हम कहें तो परस्पर विचार विनिमय के लिए, आपसी विचारों के आदान प्रदान के लिए दो साधन माने गए। नंबर 1, शब्दों एवं वाक्यों द्वारा। नंबर 2, संकेत द्वारा। संकेत के माध्यम से हम अपने विचार या भाव को, अपने मंतव्य को दूसरों तक पहुंचाने में समर्थ होते हैं, किंतु इसे भाषा के अंतर्गत अध्ययन के लिए नहीं लिया जा सकता। महर्षि पाणि ने भाषा शब्द की उत्पत्ति के संदर्भ में विचार करते हुए भाषा को भाष धातु से जोड़ा है, जिसका सामान्य सा अर्थ है भाषना, बोलना या कहना। भाषाया व्यक्तायाम वाची, व्यक्ति वाणी का नाम भाषा है। वाणी जितना भी कार्य व्यापार है सभी भाषा के अंतर्गत आते हैं। इस बात को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं महर्षि पाणिनि, भाष्यते व्यक्त वाग रूपेण अभिव्यज्यते इति भाषा। भाष्यते जो भाषित करते हैं, जो हम बोलते हैं, व्यक्त वाग रूपेण व्यक्त करते हैं, वाग वाणी से, उच्चारण अवयव से। भाष्यते व्यक्त वाग रूपेण अभिव्यज्यते इति भाषा। जो व्यक्त वाणी से प्रकट की जाती है वही भाषा है, जिसे भाषा विज्ञान की भाषा में कहते हैं उच्चारण अवयव से उच्चरित। तो अभिव्यक्ति वाणी के रूप में जिससे अभिव्यक्त की जाती है उसे हम भाषा कहते हैं। अतः प्रचलित अर्थ में भाषा से तात्पर्य मानवीय सार्थक वाणी है, जिसका प्रयोग मनुष्य सोचने और विचार प्रकट करने के लिए करता है। महर्षि पतंजलि ने ही भाषा का अर्थ यही दिया है, व्यक्ता वाचि वर्णा एसाम त इसे व्यक्तवाच। व्यक्ता वाच, व्यक्त द्वारा, वाच सार्थक वर्णों में, वर्णाम एसाम सार्थक वर्णों में उसके द्वारा, व्यक्त वाणी व्यक्त वचन, कथन आदि व्यक्ति की सार्थक वाणी का नाम भाषा है। अंडरलाइन करने का विषय है सार्थक, क्योंकि भाषा विज्ञान के हम विद्यार्थी हैं और विज्ञान में कार्य कारण संबंधों के ऊपर विचार किया जाता है। तो यहाँ हमारा एक व्याकरणिक अनुशासन होगा, तो जिसका हम विवेचन कर सकें, जिसका हम विश्लेषण कर सकें, जिसका हम परीक्षण कर सकें, जिसका हम निरीक्षण कर सकें, जिसका हम मूल्यांकन कर सकें।
जो अपने एक अर्थ को पहुंचाने में समर्थ हो, तभी तो विचार विनिमय होगा। क्योंकि वक्ता जब बोलता है, श्रोता अपने श्रवण यंत्र से सुनता है, फिर उसको याद रखता है, याद रख करके फिर वही श्रोता वक्ता हो जाता है। और जब वो बोलता है, जो पहला वक्ता था वो श्रोता बन जाता है, वो सुनता है, उसे स्मरण कर रखता है और बोलता है। इस तरीके से भाषा जो है एक प्रक्रिया है, त्रिकोणात्मक। स्पष्ट। अब हम भाषा को परिभाषित करेंगे कि क्योंकि किसी भी बात को कह देने मात्र से हमारा काम तो हो नहीं जाएगा। क्योंकि होता क्या है कि उसे अगर हम परिभाषा में बांध दें तो हमें जानने के लिए, हमें समझने के लिए अध्ययन की दृष्टि से सुविधा हो जाती है। और एक बात बताएं, परिभाषा हमेशा जब भी बनती है तो वो टूटने के लिए ही बनती है। एक विद्वान परिभाषित करता है, दूसरा उसमें विचार करता है, उसका विवेचन विश्लेषण करता है, उससे एक कदम आगे जाता है और फिर एक नई परिभाषा बनती है कि नहीं? ताइए भाषा के संदर्भ में भाषा को परिभाषित करते हैं तो हम कहाँ जाते हैं? प्लेटो के पास जाते हैं। यूनान का दार्शनिक है। प्लेटो भाषा के ऊपर विचार करते हुए प्लेटो के अनुसार कहते हैं, विचार आत्मा की मूक और ध्वन्यात्मक बातचीत है, पर वही जब ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है तो उसे भाषा की संज्ञा देते हैं। बहुत अच्छी बात है। विचार आत्मा की मूक और ध्वन्यात्मक बातचीत, इसका मतलब कि विचार हमारे अंदर है जो किसी भी तरीके के ध्वनि से प्रकट नहीं हो रहा है, लेकिन क्या कर रहा है? हम बात कर रहे हैं। मूक बातचीत है, लेकिन जैसे वो ध्वन्यात्मक होकर के ध्वनि के माध्यम से हमारे होठों से प्रकट होती है, फिर उसे हम क्या कर देते हैं? मतलब इसका मतलब कि हमारे अंदर भाषा मौजूद है। वो भाषा जब ध्वनि यंत्र के माध्यम से ध्वनित होती है तो उसे भाषा की संज्ञा जो है प्लेटो देते हैं। समझ में आया? बात को और आगे बढ़ाते हैं। स्वीट के अनुसार, स्वीट भाषा पर विचार करते हुए ये प्लेटो के सिद्धांतों से प्रभावित है। ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा विचारों को प्रकट कर देना, भाषा एकदम सीधा सीधा, बहुत ही साफ, इन्वर्टेड कॉमा क्या कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा कि हमारे अंदर जो विचार या भाव थे उसे हमने क्या किया? ध्वनि के माध्यम से, शब्द के माध्यम से प्रकट कर दिया। उसे जो है स्वीट ने क्या कहा? भाषा कहा। क्रोंचे जो विचार करता है वो कहता है, क्रोंचे जो है भाषा की परिभाषित करते हुए लिखते हैं, ए लैंग्वेज इज आर्टिकुलेट, लिमिटेड, आर्कनाइज, सेकेंड, इम्प्लाइड। ए लैंग्वेज इज आर्टिकुलेट, लिमिटेड, आर्कनाइज, सेकेंड, इम्प्लाइड। भाषा उस स्पष्ट, सीमित, सुसंगठित ध्वनि को कहते हैं जो अभिव्यंजना के लिए निर्धारित की जाती है। इस तरीके से क्योंकि जब बात करता है, भाषा को परिभाषित करता है, तो वो ये कह लीजिए प्लेटो और स्वीट की परिभाषा को और आगे ले जाते हैं। क्योंकि वो सीधे सीधे ये कहते हैं कि भाषा स्पष्ट, सीमित, सुसंगठित ध्वनि जो अभिव्यंजना के लिए निर्धारित की जाती है। संरचना अब यहां आकार लेने लगी। थोड़ी दूर की बात है, बाद में हम उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन यहां कहीं ना कहीं भाषिक संरचना जो हमारे सामने आने लगी है। ध्वनन से अब हम जो है शाब्दिक संरचना की तरफ बढ़ने लगे हैं। वेंद्रीय जो भाषा के ऊपर विचार करते हैं और वेंद्रीय भाषा के ऊपर विचार करते समय कहते हैं भाषा एक तरह का संकेत है। भाषा एक तरह का संकेत है, तब तो प्राइमेट जगत की भाषा को भी लिया जा सकता है? नहीं। सावधान रहने का विषय, यही हमारे अध्ययन का विषय, यही हमारे समझने का विषय। भाषा एक तरह का संकेत है। संकेत से आप उन ध्वनि प्रतीकों से है जिनके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर प्रकट करता है। ये प्रतीक कई प्रकार से होते हैं।
जैसे आंख के इशारे से, कान से सुनकर, स्पर्श द्वारा, भाषा के दृश्य से कर्णग्राह प्रतीक ही सर्वश्रेष्ठ है। कान से जो सुना गया, स्पर्श को किनारे कर, संकेत को किनारे कर दिया, क्योंकि संकेत को कान से नहीं सुना जा सकता, स्पर्श को कान से नहीं सुना जा सकता, अनुभव किया जा सकता है, बुद्धि से, विवेक से समझा जा सकता है। लेकिन यहाँ जो है इन्होंने क्या किया, यहाँ इन्होंने सीधे सीधे ये कह दीजिए, तो कर्णग्राह कह करके जो है कानों से सुने जाने की बात को कह करके जो है वेंद्रिय एक तरीके से भाषा की परिभाषा को और पुख्ता करते हैं और मजबूत करते हैं। गार्डिनर जो है भाषा की इन परिभाषाओं को ध्यान में रख करके जब गार्डिनर विचार करता है हमारे सामने, तो विचार करते समय गार्डिनर हमसे कहते हैं द कॉमन डेफिनेशन ऑफ स्पीच is the use of articulate. The common definition of speech is the use of articulate, second symbol of the expression of thought. The common definition of speech is the use of articulate, second symbol of expression of thought. विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिस व्यक्त और स्पष्ट ध्वनि संकेतों का व्यवहार किया जाता है उसे भाषा कहते हैं। परिभाषा बहुत ही पुख्ता होकर उभरती है, बहुत ही मजबूत, बहुत ही अच्छी परिभाषा है। गार्डनर जो है भाषा को बहुत ही अच्छे तरीके से परिभाषित कर रहा है। बड़े काम की चीजें जो है हमारे लिए निकल रही हैं। विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिन व्यक्त और स्पष्ट ध्वनि संकेत, मतलब जो हमने मुख्य यंत्र से बोले व्यक्त हुआ, और कैसा वो ध्वनि संकेत कैसा, तो स्पष्ट है, उसका व्यवहार किया जाता है, वो भाषा है। बात को और आगे बढ़ाते हुए ब्लॉक और ट्रेगर जो है वो भाषा को परिभाषित करते हैं, और भाषा को परिभाषित करते हुए ब्लॉक एवं ट्रेगर हमसे कहते हैं, ट्रेगर लैंग्वेज इज ए सिस्टम ऑफ आर्बिट्री वोकल सिंबल्स बाय मीन ऑफ विच ए सेकेंड ग्रुप ऑपरेट। भाषा व्यक्त ध्वनि चिन्हों की वह पद्धति है जिसके माध्यम से समाज के व्यक्ति आपस में विचार विनिमय करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं। लैंग्वेज इज ए सिस्टम ऑफ आर्बिट्री वोकल सिंबल बाय मीन ऑफ विच ए सोशल ग्रुप ऑपरेट्स। यहां सीधे सीधे ये देख लीजिए, भाषा का संबंध जो है ध्वनि चिन्हों की पद्धति से है जिससे समाज विशेष के लोग परस्पर व्यवहार करते हैं। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में भाषा को परिभाषित करते हुए लिखते हैं, लैंग्वेज मे बी डिफाइंड एज एन arbitrary system of vocal symbol by mean of which human being as member of social group and participants in calculate interest of communicate। इस तरीके से हम देखें तो पाश्चात्य विद्वानों ने भाषा को परिभाषित किया जिसमें सब कुछ मिला जुला के व्यक्त ध्वनि संकेत, सार्थक ध्वनि, आपस में विचारों का विनिमय, समाज विशेष के लोगों के द्वारा जो प्रयोग की जाने वाली बात, इतनी चीजें स्पष्ट होती हैं। अब आ जाइए जो भारतीय भाषा विज्ञानियों के पास, भारतीय विद्वानों ने भी भाषा पर विचार किया है। तो कामता प्रसाद गुरु जो है वो भाषा पर विचार करते हुए कामता प्रसाद गुरु लिखते हैं, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार स्पष्टतया समझ सकता है। कामता प्रसाद गुरु की जो परिभाषा है बहुत अच्छी परिभाषा है। इन्होंने जैसे पाश्चात्य परिभाषाओं का समाहार कर लिया और पाश्चात्य परिभाषाओं का समाहार करके बहुत ही अच्छी बात हमारे सामने इन्होंने रखी कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरों पर भली भांति प्रकट करता है। मन का जो भाव या विचार है वो उसे व्यक्त कर दिया और दूसरा जो है उस भाव या विचार को स्पष्ट समझ सकता है। भाषा यही है।
मंगलदेव शास्त्री जो भाषा पर विचार करते हुए भाषा को परिभाषित करते हैं, वो कहते हैं भाषा मनुष्य की उस चेष्टा व्यापार को कहते हैं जिसे मनुष्य अपने उच्चारण उपयोगी अवयवों से उच्चारित किए गए वर्णनात्मक व्यक्त शब्दों द्वारा अपने के विचारों को प्रकट करता है। बहुत अच्छी बात है, परिभाषा और साफ हुई। मंगलदेव शास्त्री ने बात को और स्पष्ट किया। क्या कहा? भाषा मनुष्य की उस चेष्टा व्यापार को कहते हैं, उपक्रम होने जा रहा है, मन का भाव प्रकट होने जा रहा है, जिससे मनुष्य अपने उच्चारण उपयोगी शरीर अवयव, उच्चारण में उपयोग करने वाले जो शरीर के अवयव, शरीर के अंग हैं, से उच्चारण किए गए मुख्य अंत से उच्चारण किए गए वर्णात्मक व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करता है। बहुत अच्छी परिभाषा। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जो है भाषा को परिभाषित करते हुए लिखते हैं, भाषा मानव के उच्चारण अवयवों से उच्चरित यादृच्छिक ध्वनि समूह की संरचनात्मक व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज विशेष के लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं तथा अपने व्यक्तिगत और सामाजिक दायित्व, विशिष्टता तथा अस्मिता, आइडेंटिटी के संबंध में जाने अनजाने जानकारी देते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की परिभाषा जो है वो सारी की सारी परिभाषाओं का जैसे समाहार कर लेती है। भाषा मानव उच्चारण अवयवों से उच्चरित, मनुष्य के उच्चारण करने के जो अवयव हैं, जो अंग हैं, उससे जो ध्वनित होती है। उच्चारण करने का अवयव क्या है? मुख्य अंग। मुंह से बोलते हैं, कुछ ध्वनियां अनुनासिक है कि नहीं? मुख्य उच्चारण अवयव मुख्य यंत्र, श्वास नली से लेकर ओष्ठ तक। यादृच्छिक ध्वनि समूह, और ये ध्वनियां चूंकि मुख्य यंत्र से जो निकलती हैं वो कहते हैं, उसके लिए हमने जो है एक चिन्ह निश्चित कर लिया, यादृच्छिक माना हुआ कि संरचनात्मक व्यवस्था, मतलब उन ध्वनियों को जो है हमने क्या किया, ध्वनियों को शब्द में, वर्ण में बांधा, वर्ण को शब्द में बांधा, शब्द को पद में बांधा, पद से वाक्य की रचना की, वाक्य से प्रोक्ति की। भोलानाथ तिवारी ने प्रोक्ति की संकल्पना की, वाक्य से प्रोक्ति की बात हुई और प्रोक्ति से अर्थ। जबकि हमारे यहाँ वाक्य को अर्थ प्रतीत, मतलब वाक्य पूर्ण सार्थक अर्थ की प्रतीति कराने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जब भी चर्चा जो है भाषा विज्ञान में चलती है, तो चूंकि वाक्य को ही पूर्णता, लेकिन यहाँ भोलानाथ तिवारी जो है कहाँ चले जाते हैं, वो प्रोक्ति तक चले जाते हैं। तो परिभाषा पूर्ण हुई, भाषा मानव उच्चारण अवयवों से उच्चरित यादृच्छिक ध्वनि समूह की संरचनात्मक व्यवस्था है जिसके द्वारा हम आपस में विचार विनिमय करते हैं। लेखक, कवि, वक्ता के रूप में अपने भावों, अनुभवों, विचारों को व्यक्त करते हैं तथा अपने वैयक्तिक और सामाजिक व्यक्तित्व, विशिष्टता, अस्मिता अर्थात आइडेंटिटी के संबंध में जाने अनजाने जानकारी देते हैं। इन परिभाषाओं का समाहार करके अगर हमें कहना चाहें तो हम ये कह सकते हैं, भाषा मुख से प्रयत्न विशेष से उत्पन्न या निश्चित वह ध्वनि समूह है जिसे समाज विशेष के लोग आपस में विचार विनिमय के लिए व्यवहार में लाते हैं या व्यवहार करते हैं। भाषा की परिभाषा स्पष्ट है। अब आइए हम बातें करते हैं भाषा की विशेषताएं, कि भाषा की विशेषता क्या है। सबसे पहले आप जान लीजिएगा कि भाषा की पहली विशेषता, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। पैतृक संपत्ति में क्या होता है, जैसे पिता या पितामह की संपत्ति बिना किसी प्रयास के पैतृक रूप से पुत्र को उत्तराधिकार में प्राप्त हो जाती है, वैसी स्थिति भाषा के विषय में नहीं है। जैसे यदि भारत में पैदा हुआ कोई बच्चा कम उम्र में विदेश भेज दिया जाए,
और उसका पालन पोषण अगर वहां होता है तो वो वहां की भाषा को अपना लेगा और भारत की भाषा से सर्वथा जो है वो कैसा हो गया, अपरिचित होगा, अनभिज्ञ होगा, नहीं जानेगा। अतः भाषा अगर पैतृक संपत्ति होती तो बच्चा जन्म लेने के साथ ही माता पिता की भाषा पर उसका स्वतः अधिकार हो जाता, परंतु ऐसा होता नहीं। तो भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है तो फिर भाषा क्या है? क्योंकि पैदा हुए माँ बाप की भाषा हमें जो है पैतृक संपत्ति के रूप में मिली नहीं, तो भाषा क्या? भाषा कहते हैं अर्जित संपदा है। दूसरी विशेषता, मनुष्य जिस किसी भी समाज में रहता है वह समाज में प्रचलित भाषा को सीखता है। एक प्रांत अथवा एक देश से दूसरे प्रांत अथवा दूसरे देश में जाकर बसने वाले लोग प्रयास करने पर उस समाज की भाषा को या उस भाषा को समझने, बोलने, सुनने लगते हैं। मतलब भाषा का अर्जन हमें कहां से होता है? समाज से भाषा में अर्जित करनी पड़ती है। पैतृक संपत्ति नहीं है। भाषा क्या है? तो कहते हैं अर्जित संपत्ति है। सामाजिक भाषा क्या? सामाजिक संपदा। क्योंकि व्यक्ति विचार विनिमय के लिए, विचारों के आदान प्रदान के लिए साधन रूप भाषा का समाज से अर्जन करता है, शुरू से लेकर अंत तक। भाषा पूर्ण रूप से समाज से ही संबंधित है, समाज से जुड़ी है। समाज में विकसित होने के कारण भाषा को सामाजिक संस्था माना गया है। इस तरीके से भाषा क्या है? भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, भाषा अर्जित संपत्ति है, भाषा सामाजिक संपदा है। बात को और आगे ले जाते हैं। भाषा परंपरा है। भाषा व्यक्ति विशेष द्वारा अर्जित न होकर समाज द्वारा परंपरा के रूप में अर्जित की जाती है। व्यक्ति अपने प्रभाव से किसी भाषा को महत्वपूर्ण बनाने में सहायक हो सकता है। वह भाषा में किसी प्रकार का परिवर्तन आदि भी ला सकता है, परंतु अपने व्यापक रूप में भाषा का अर्जन नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में भाषा जो है अर्जित संपत्ति की जगह ये कह रहे कि वो परंपरा के रूप में अर्जित की जाती है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, लेकिन इसमें जो है क्या करना होता है? परंपरा में अर्जन करना होता है, भाषा को सीखना होता है। ये अर्जन कैसे होता है? ये कैसे हम सीख जाते हैं? कैसे हम सीखते हैं? कहते हैं अनुकरण। समाज द्वारा परंपरा रूप में अर्जित संपत्ति रूप को व्यक्ति अनुकरण द्वारा सीखता है। अरस्तु ने अनुकरण को मनुष्य का सबसे बड़ा गुण माना है। भाषा को सीखने के लिए मनुष्य इसी गुण का उपयोग करता है। माँ जब बालक के सामने दूध लेके जाती है और दूध का उच्चारण करती है तो बालक दूध सुन करके जो है वो क्या करता है? धीमे धीमे तुतलाते तुतलाते जो है वो दूध कहने लगता है। धीरे धीरे इसमें सुधार होता जाता है। और आप देख लीजिए विश्व की किसी भी भाषा में तो चूंकि अनुकरण का जो सिद्धांत है तो ओष्ठ वर्ग की जो ध्वनियां हैं बच्चा पहले बोलता है, जैसे मम, माँ, माई, महतारी, क्योंकि जो होठ हिल रहा है, हिलने की इस प्रक्रिया को जो है बच्चा क्या कर रहा है? वो उसी का अनुकरण कर रहा है। क्या? ये सीखने की प्रक्रिया है। बार बार एक ही चीज के लिए उच्चारण किए जाने पर बालक जो है उसे सुन करके क्या करता है? बोलने का प्रयास करता है और तुतलाते हुए फिर जो है उस ध्वनि का ग्रहण करने लगता है और क्रमशः समय के साथ उसके उच्चारण में, उस शिशु के द्वारा बोले गए शब्दों में सुधार हो जाता है। भाषा का स्वरूप अंतिम है। भाषा बनाकर पूर्ण होने वाली वस्तु का स्वरूप अंतिम नहीं होता, परंतु भाषा निरंतर बनती रहती है। भाषा परिवर्तन जो कहते हैं, भाषा में कहता विकास। तो भाषा बनाकर पूर्ण होने वाली वस्तु का अंतिम स्वरूप
होता है, परंतु भाषा निरंतर बनती रहती है। किसी भी भाषा के, किसी भी समय के, किसी भी रूप को अंतिम नहीं कहा जा सकता। ध्यान दीजिएगा, किसी भी भाषा के, किसी भी समय के, किसी भी रूप को अंतिम नहीं कहा जा सकता। वस्तुतः भाषा की स्थिति, पूर्णता का अर्थ उसके विकास का अवरोध अर्थात भाषा की मृत्यु है। भाषा की जीवंतता लक्षण ही उसका अस्थिर और परिवर्तनशील अर्थात अपूर्ण होना है। भाषा अगर जीवित है, भाषा के जीवित होने का प्रमाण यही है कि वो पूर्णत्व को प्राप्त नहीं है, वो अपूर्ण है, उसमें नित्य परिवर्तन हो रहा है, वो अस्थिर है। तो ये अस्थिरता, ये परिवर्तनशीलता, ये अपूर्णता भाषा की शक्ति है, भाषा के जीवित होने का प्रमाण है। जीवित भाषा के प्रचलित स्वरूप को कभी अंतिम स्वीकार नहीं किया जाता। इसकी वजह से भाषा की अगली विशेषता क्या होगी साथी? भाषा नित्य परिवर्तनशील है। भाषा अनुकरणशील होने पर भी इस कला में पूर्ण पारंगत नहीं है। इसका कारण यह है, भाषा के दोनों शारीरिक और मानसिक आधार एक समान नहीं होते। परिस्थिति भी सदैव एक रूप नहीं होते। अनुकरण की इसी भिन्नता के कारण भाषा में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, फिर अगली विशेषता के पास जाए, क्षेत्रीय अथवा भौगोलिक सीमा। प्रत्येक भाषा का अपना एक भूभाग अथवा भौगोलिक क्षेत्र होता है, जहां वह अपने विशुद्ध रूप में प्रयुक्त होती है। उस क्षेत्र की सीमा के बाहर जाते ही उस भाषा का जो स्वरूप है उसमें थोड़ा परिवर्तन होने लगता है। इस सीमा से अधिक दूर होने पर एक अन्य भाषा का उस पर प्रभाव दिखाई पड़ने लगता है। एक स्थिति ऐसी आती है कि दूसरी भाषा का प्रारंभ हो जाता है। तो हर भाषा का अपना क्या एक भौगोलिक क्षेत्र है, उसकी एक अपनी भौगोलिक सीमा, लेकिन उसे किसी एक खास बिंदु पर ले जाकर के चिन्हित नहीं किया जा सकता। यहां तक ये भाषा है और इसके बाद ये अमुक दूसरी भाषा है। ठीक यही बात जो है भौगोलिक क्षेत्र की तरह जो है अगली विशेषता इसकी है काल सीमा अथवा ऐतिहासिक सीमा। क्षेत्र विशेष की तरह ही प्रत्येक भाषा के प्रचलन का एक इतिहास अथवा काल होता है। समय विशेष में ही एक भाषा अपने चरमोत्कर्ष पर रहती है, लेकिन यह स्थिति हमेशा नहीं बनी रहती और न ही बनी रह सकती है, क्योंकि भाषा के जीवंत होने का प्रमाण उसका नित्य परिवर्तनशील होना है। ऐसी स्थिति में आप देखें तो वो जब एक सी नहीं रहेगी तो कैसे हम कह दें कि नहीं वो एक जगह बधी है। अब हिंदी को ध्यान में रखें, क्या हुआ? संस्कृत, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अभ्रंग, हिंदी है कि नहीं? क्रमशः आप देख लीजिए तो आज के 5000 साल पहले से, आज के 4000 साल पहले से, वैदिक काल से लेके आज तक का भाषा क्या करी? भाषा निरंतर अपना परिष्कार कर रही है। भाषा में निरंतर परिवर्तन हो रहा है और कुछ कालखंड के बाद उसमें वो परिवर्तन स्पष्ट परिलक्षित होने लगता है और पहले वाली भाषा जो है वो क्या होती है, उसका आकार एकदम परिवर्तित हो जाता है। तो जैसे भौगोलिक क्षेत्र के लिए कोई निश्चित स्थान या निश्चित बिंदु नहीं है, वैसे कालखंड के लिए भी जब हम भाषा के पास जाएं तो कोई निश्चित कालखंड निश्चित नहीं है कि नहीं यहां से इतने तक ये भाषा बोली जाती रही है। उसका असर जो है 100-200 साल आगे पीछे चलता रहेगा। उस कालखंड का निर्धारण हम किससे करने लगते हैं? उस भाषा के साहित्य से, उस भाषा के व्याकरण से, उस भाषा के ग्रंथों से, उस भाषा की समृद्धता से, उस भाषा के बोलने वालों की संख्या से। और हर भाषा की अपनी एक निजी संरचना होती है, हर भाषा की अपनी एक स्वतंत्र सत्ता है। इसका कारण उसकी संरचना या उसका ढांचे की भिन्नता है।
दो भाषाओं की संरचना एक नहीं हो सकती, बल्कि उसमें क्या होगा, दोनों की संरचना भिन्न होगी। किस स्तर पर भिन्नता हो सकती है? ध्वनि, शब्द, रूप, वाक, अर्थ आदि में से किसी न किसी स्तर पर प्रत्येक भाषा दूसरी भाषा से भिन्न होती है। सारे हो सकते हैं, सारे में से एक दो तीन कारण हो सकते हैं, सारे में से कोई एक कारण हो सकता है। और मनुष्य की प्रवृत्ति है कि वो हमेशा जो है करता क्या है, कठिनता से सरलता की तरफ, क्लिष्टता से सरलोन्मुख, कठिनता से सरलता की ओर। मनुष्य स्वभाव से सरलता प्रिय है। वह जीवन के हर क्षेत्र में कम प्रयास से कम समय में अधिक से अधिक लाभ पाना चाहता है। भाषा इसका अपवाद नहीं है। भाषा की स्थिति बहते नीर की तरह है, बहते पानी की तरह है, जिसका स्वभाव ही है कि वो ऊंचाई से नीचे की तरफ सरलता से प्रवाहित होती। वैदिक संस्कृत से आप याद कीजिए तो पता चलेगा, वैदिक संस्कृत में वर्णों की संख्या 54 थी, लेकिन आज हमारे पास 48 है। क्रमशः उसमें क्या होता गया, परिष्कार होता गया, सुधार होता गया, चीजें जो है व्यवस्थित होती गई, हमारी समस्याएं जो है कम होती गई। तो इस तरीके से भाषा हमेशा क्या करती, कठिनता से सरलता की तरफ मनुष्य की सहजा स्वाभाविक जन्मजात प्रवृत्ति। और भाषा की 11वीं विशेषता क्या, उत्तरोत्तर सूक्ष्म और प्रौढ़ता की ओर। निरंतर विकासशील भाषा अपने विकास क्रम में अप्रौढ़ता से प्रौढ़ता की ओर और स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर उन्मुख होती है। दूसरे शब्दों में अगर इस बात को हमें कहना हो तो वह सूक्ष्म भावों की अभिव्यक्ति में अधिक से अधिक सामर्थ्य प्राप्त करके प्रौढ़ से प्रौढ़तर होती जाती है। मन के सूक्ष्म से सूक्ष्म भावों को व्यक्त करने में भाषा समर्थ होने लगती है। प्रौढ़ से मतलब परिपक्व होती जाती है। यह स्थिति तब तक चलती रहती है जब तक यह विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। और विकास की यह प्रक्रिया कब तक चलती रहेगी, अनवरत चलती रहती है। तो इस तरीके से अप्रौढ़ता से प्रौढ़ता की ओर, स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर भाषा की गति, भाषा की विशेषता है। और भाषा की विशेषता संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर। आज यह मत सर्वमान्य हो गया है कि भाषा संयोग की अवस्था से वियोग की अवस्था को जाती है। जैसे गच्छति, गच्छ इति संयुक्त रूप है। इसमें गच्छ गम धातु है और तिप प्रत्यय जुड़ा हुआ है, परंतु जाता है, जाता और है पृथक पृथक वियुक्त रूप है। तो संयोगावस्था से वियोगावस्था। गच्छति क्या हो गया, जाता है। फिर अगला पॉइंट जो है भाषा की विशेषता निजता और वैयक्तिकता। प्रत्येक भाषा का एक पृथक जो मानक रूप होता है, जो उस भाषा के का निजी व्यक्तित्व कहलाता है। ऐसी स्थिति में वो जो मानक होगा, जो स्टैंडर्ड होगा, वो भाषा की उसकी अपनी पहचान होगी और उसी के माध्यम से हम उस भाषा को अच्छी तरीके से जानेंगे। इस तरीके से हमने क्या किया, हमने भाषा की परिभाषा, भाषा को परिभाषित किया। और भाषा को परिभाषित करते समय हमने पाश्चात्य विद्वानों के, भारतीय विद्वानों की परिभाषाओं का अध्ययन किया। और इन दोनों विद्वानों की परिभाषाओं का अध्ययन करने के बाद हमने क्या किया, हमने ये निश्चित किया कि नहीं, अगर जो है परिभाषाओं के पास जाना हो तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की परिभाषा जो है सबसे संपन्न, सबसे मजबूत परिभाषा है आज की तारीख में। और उसके लिए फिर इस आधार पर हमने अपनी बात रखी कि भाषा मानव मुख से प्रयत्न विशेष से निश्चित वह ध्वनि समूह है जिससे समाज विशेष के लोग आपस में विचार विनिमय करते हैं। भाषा को परिभाषित कर दिया।
भाषा की विशेषताओं पर हमने बात कर ली। इस तरीके से आज का भाषा की परिभाषा और उसकी विशेषताएं जो हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित है, उस पर ये वक्तव्य पूरा हुआ। अब आपकी तरफ से अगर कोई प्रश्न हो तो आप बताएं।